हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ जियो एंड द सेकंड वन इज़ ग्राफी। यानी जियो का मतलब है हमारे लिए अर्थ, और जो ग्राफी है उसका मतलब होता है स्टडी इन पर्टिकुलर फील्ड। तो इसका मतलब है स्टडी। तो अर्थ की जो स्टडी जिस सब्जेक्ट में हम करते हैं उसको हम कहते हैं जियोग्राफी। ठीक है। तो जियोग्राफी की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो जियोग्राफी की डेफिनेशन हो जाएगी, जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी कि जो जियोग्राफी है वो स्टडी है किसकी, प्लेसेस और रिलेशनशिप्स की, किनके बीच में, तो लोगों और उनके एनवायरनमेंट के बीच में। जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया वो थे इरेटोस्थेनीज। अब जो जियोग्राफी है उसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरा है फिज़िकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल और फिज़िकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं लोगों के बारे में, पीपल, उनके कम्युनिटी के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में, और पढ़ते हैं उनका इंटरेक्शन जो कि एनवायरनमेंट के साथ है। ठीक है। तो पीपल के बारे में, उनकी कम्युनिटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी में। और फिज़िकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं पूरा अर्थ के बारे में, यानी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर यानी उसका वायुमंडल, अर्थ का बायोस्फेयर यानी उसका जीवमंडल, अर्थ का हाइड्रोस्फेयर यानी उसका जलमंडल। तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल में। आगे बढ़ने से पहले जो एक चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फादर ऑफ, मतलब किसके फादर, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी जिसका नाम है हिकेटियस। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी जो है हमारे अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। फादर ऑफ मेथोडिकल ज्योग्राफी जो हो जाएंगे हमारे लिए इरेटोस्थेनीज। और ग्लोब का निर्माण करने वाले पहले आदमी हो गए हमारे मार्टिन बेहम, मतलब इन्वेंशन ऑफ ग्लोब जो है मार्टिन बेहम। और साथ में वर्ल्ड मैप बनाने वाले पहले इंसान जो हैं वो होंगे हमारे लिए एनेक्सिमेंडर। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। अब चलते हैं हम फिज़िकल ज्योग्राफी पे। फिज़िकल ज्योग्राफी के हमारे पहले चैप्टर पर जिसका नाम होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसा है, उसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, और साथ में कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी आपको पता चल जाएगा आगे कि किस लेयर की क्या डेप्थ होगी, क्या डेंसिटी होगी, और कौन सी लेयर किस स्टेज में है, वो सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम देखते हैं कि जो अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ क्रस्ट, सेकेंड वन इज़ मेंटल, द थर्ड वन इज़ आउटर कोर विच हैज़ बिन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इनर कोर और आउटर कोर। ठीक है। तो जो फर्स्ट पहला है हमारा जो है क्रस्ट की जो थिकनेस है वो वेरी करती है मेन लैंड और सी के अकॉर्डिंग। जो सी है उसके नीचे इसकी जो डेप्थ है वो करीबन 5 किलोमीटर होती है, और जो मेन लैंड के नीचे इसकी डेप्थ होती है वो होती है करीब 30 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन अगर पहाड़ों के नीचे की बात करूं, कि अगर मैं हिमालय के नीचे बात करूं, तो इसकी डेप्थ चली जाती है कभी कभी 70 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपरपट्टी। ठीक है। अच्छा, डेप्थ तो इसकी वेरी करती है, साथ में यहाँ पर डेंसिटी भी वेरी करती है। जैसे जैसे हम गहराई पर जाते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो जो ये वाला पार्ट है, जो पहाड़ हैं वहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो होती है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जो सी सरफेस के नीचे जो इसकी डेंसिटी है वो होगी 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे इसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। मैं आपको जो पार्ट पढ़ते रहेंगे उसके हिसाब से बताता रहूँगा। जैसे अभी हमने क्रस्ट पढ़ा तो मैंने क्रस्ट की डेंसिटी बता दी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है मेंटल। अच्छा, जो मेंटल का ऊपर वाला इलाका है, ऊपर वाला जो अपर पार्ट है मेंटल का, उसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। यानी एस्थेनोस जो वर्ड है उसका यूज़ होता है, इसका मतलब हो गया दुर्बलता के लिए, यानी वीकनेस के लिए। तो इसको वीक पार्ट क्यों बोला गया? इसको वीक पार्ट इसलिए बोला गया कि अर्थ पर जितने भी वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं
वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं उसमें जो लावा निकलता है ना, जो लावा निकलता है वो सारा का सारा लावा इसी पार्ट में बनता है, एस्थेनोस्फेयर में ही वो लावा बनता है। अर्थ की 700 किलोमीटर की डेप्थ पर ये पार्ट हमें मिलता है, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर। और यहाँ पर सारा का सारा लावा बनता है। यहाँ मतलब यहाँ की जो चट्टानें हैं वो पूरी तरह से मतलब गली हुई चट्टानें हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर चट्टानें हैं, जिस वजह से इसको दुर्बलता मंडल बोला गया, यानी एस्थेनोस्फेयर बोला गया। जो मेंटल है उसकी जो डेप्थ है हमारे लिए, मेंटल की डेप्थ होती है हमारे लिए 2900 किलोमीटर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, क्रस्ट की जो डेप्थ है, एवरेज डेप्थ हम मान लेते हैं 30 से 50 किलोमीटर तक होती है इसकी डेप्थ, सॉरी 30 से 50 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होती है। और जो मेंटल है उसकी डेप्थ है 2900 किलोमीटर। अच्छा, जो डेप्थ देखेंगे ना हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे, बीच में से नहीं देखेंगे, जैसे यहाँ तक की डेप्थ नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है, ठीक है, 2900 किलोमीटर। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो जो अर्थ के 3 पार्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी पार्ट का होता है, मेंटल का। और अगर मेंटल में मैं डेंसिटी की बात करूं तो स्टार्टिंग में इसकी डेंसिटी होती है करीब करीब 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और लास्ट पॉइंट तक आते आते ये हो जाती है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अगर मैं इसकी स्टेज की बात करूं कि ये किस स्टेज में है, तो ये मॉल्टन स्टेज में है, मॉल्टन स्टेज में है। अच्छा, जो क्रस्ट है, क्रस्ट बेसिकली वही पार्ट है जिस पर हम रहते हैं, तो जिस पर हम रहते हैं वो हमारे लिए सॉलिड ही है, इसी तभी हम उस पर रह सक रहे हैं, वरना हम उस पर नहीं रह सकते, ठीक है। तो क्रस्ट हमारा जो होगा वो सॉलिड स्टेज में है, और जो मेंटल है वो हमारा मॉल्टन स्टेज में है। मतलब इसकी चट्टानें गल रही हैं, पूरी तरह से गली हुई भी नहीं है, एकदम लिक्विड स्टेज में भी नहीं है, और पूरी तरह से सॉलिड स्टेज में भी नहीं है, तो मॉल्टन स्टेज है इसकी। आगे बात करते हैं आउटर कोर के बारे में। जो कोर है उसके 2 पार्ट हैं, तो जो पहला है वो है आउटर, जो अंदर वाला है वो है इनर। तो जो आउटर कोर है उसकी डेप्थ होगी हमारे लिए 5100 किलोमीटर तक हमें आउटर कोर मिलता है, ठीक है। आउटर कोर जो है इसकी जो डेंसिटी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डेप्थ बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो मैंने आपको दिखाई थी 5 थी, यहाँ तक आते आते ये डेंसिटी हो जाती है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब बढ़ती ही रहेगी। अब नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे नीचे बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो है लिक्विड स्टेज में। इसका भी कारण अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये लिक्विड स्टेज में है। और जब इनर कोर है, इनर कोर की जो डेप्थ है वो है 6378 किलोमीटर या फिर 6371 किलोमीटर भी इसकी डेप्थ है। 2 डेप्थ कैसे हो सकती है? क्योंकि जो अर्थ है ना वो पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक है, वो थोड़ी सी ऐसी शेप में है। मतलब जो पोल्स हैं वहाँ पर से थोड़ी चपटी हैं, ये पोल हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और ये है हमारा इक्वेटर। तो इक्वेटर से थोड़ी सी ज़्यादा, इक्वेटर पर थोड़ी ज़्यादा फैली हुई है, जिस वजह से आप खुद समझ सकते हैं कि ये रेडियस और ये रेडियस बराबर नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स ये वाली रेडियस थोड़ी सी बड़ी होगी और ये वाली रेडियस छोटी होगी। तो अर्थ की जो रेडियस है वो या तो है 6378 किलोमीटर या फिर होगी हमारे लिए 6371 किलोमीटर। तो ये हमारी अर्थ की रेडियस है। अब हम मेन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इनर कोर है वो हमारा सॉलिड स्टेज में है। अब देखते हैं इसका सॉलिड स्टेज में होने का कारण और इसका लिक्विड स्टेज में होने का कारण। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। अच्छा, डेप्थ बढ़ने के साथ साथ 2 चीज़ें और इंक्रीज़ होती हैं, जैसे प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। तो जब हम यहाँ नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से जो रॉक्स थी वो गलना स्टार्ट हो गई। अब जब और नीचे आए ना तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया कि वो जो रॉक थी वो लिक्विड स्टेज में हो गई, मतलब पूरी तरह से गल गई। इस वजह से ये जो इलाका है वो लिक्विड स्टेज में है। पर आप बोलेंगे कि और नीचे आए तब तो टेम्परेचर और बढ़ना चाहिए था, और बढ़ते तो ये भी लिक्विड स्टेज में होना चाहिए था या फिर गैसियस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा सॉलिड स्टेज में होने का कारण ये है कि जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है। यहाँ जो है लिक्विड स्टेज में होने का कारण है ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज, और इसका सॉलिड होने का कारण ये है ड्यू टू प्रेशर इंक्रीज, कि यहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसने चट्टानों को उसकी फॉर्म ही नहीं चेंज करने दी। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी जो अर्थ की कोर है ना, उस कोर का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस।
इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी ये सॉलिड स्टेज में है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसने उसको फॉर्म ही नहीं चेंज करने दी। अच्छा, ये 6000 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा आप, जो अर्थ का कोर का टेम्परेचर और जो सन की आउटर सरफेस है ना, उसका टेम्परेचर बराबर है। तो सन की आउटर सरफेस का टेम्परेचर भी 6000 डिग्री सेल्सियस है और अर्थ के कोर का टेम्परेचर भी 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें ये सारी चीज़ें पता कैसे चली कि हम डेप्थ में जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, हम डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, डेप्थ में जाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, साथ में कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेज में है या फिर इनर कोर है जो सॉलिड स्टेज में है, ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चलती है? ऐसा तो है नहीं कि हमने 6000 किलोमीटर तक की खुदाई करके और फिर पता लगाया कि वहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है। ऐसा तो नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास दो सोर्सेज हैं बेसिकली। जो पहला सोर्स है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट सोर्सेज। अब डायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहला है गोल्ड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका। जो गोल्ड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका है ना, वो बहुत ज़्यादा गहराई तक बनाई गई है। ठीक है, इतनी गहरी है, वो करीबन 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं, 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। तो इतनी गहराई में होने के कारण क्या है कि यहाँ पे जो रॉक्स हैं, हमें उसके बारे में पता चलता है कि यहाँ की रॉक्स बाहर की रॉक से कैसे अलग है। अच्छा, हम इससे ज़्यादा गहराई पर जा नहीं सकते क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। नॉर्मली क्या होता है कि 1 किलोमीटर पर जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अगर हम 1 किलोमीटर डेप्थ में जाते हैं पृथ्वी के तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3 से 4 किलोमीटर तक जा पाते हैं, इससे ज़्यादा नीचे भी जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो दूसरा हमारा डायरेक्ट सोर्स है वो होगा हमारा वॉल्केनिक इरप्शन। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉल्केनिक इरप्शन में जो लावा होता है, वॉल्केनिक इरप्शन का जो लावा है वो सारा बनता है एस्थेनोस्फेयर में, और जो एस्थेनोस्फेयर है वो पार्ट किसका है? वो पार्ट है मेंटल का। अब अगर मेंटल का पार्ट है तो जो लावा निकलेगा वो चट्टानें कहाँ की होगी? वो मेंटल की होएगी ना। तो हमें पता चलेगा कि मेंटल की जो चट्टानें हैं वो कैसी है और वो हमारे अर्थ पर जो क्रस्ट है उसकी चट्टानों से कैसे डिफरेंट है। ये तो हमारे डायरेक्ट सोर्सेज हो गए। दूसरा हमारा है इनडायरेक्ट सोर्सेज। जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं उनमें हम इंक्लूड करते हैं सबसे पहले तो माइनिंग एक्टिविटी। अच्छा, माइनिंग एक्टिविटी हमने उसमें भी पढ़ा था, मतलब गोल्ड माइंस देखी थी अभी साउथ अफ्रीका की, उसमें माइनिंग एक्टिविटी भी है, इसमें भी माइनिंग एक्टिविटी है। इसकी माइनिंग एक्टिविटी से हम देखते हैं कि डेप्थ बढ़ने से हमारे लिए डेंसिटी बढ़ती है, डेप्थ बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है और डेप्थ बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं माइनिंग एक्टिविटी से। ठीक है, और ग्रेविटेशन। अच्छा, ग्रेविटेशन से हमें कैसे पता चलता है कि क्या चेंज है क्या नहीं है? ग्रेविटेशन से ये ऐसे पता चलता है कि जो अर्थ है, हमने अभी देखा था कि अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं होकर स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल शेप में होने के कारण जो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स है ना इक्वेटर पर, इक्वेटर का ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कम होता है विद रेस्पेक्ट पोल के ग्रेविटेशन फोर्स से। पोल का ग्रेविटेशन फोर्स इक्वेटर के ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा होगा हमेशा। तो अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है तो आप पोल पे जाके खड़े हो जाइए, आपका वेट नॉर्मल से ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है? ये चीज़ हमें बताती है कि अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं होकर चपटी है, थोड़ी सी पोल पर, और जो इक्वेटर है वहाँ पर थोड़ी सी फैली हुई है। ठीक है, एक हमारा इनडायरेक्ट सोर्स है सिस्मिक एक्टिविटी यानी भूकंपीय गतिविधियाँ। अच्छा, भूकंपीय गतिविधियाँ जो है ये हमारा मेन सोर्स है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखने का। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में जानने का जो मेन सोर्स है वो हमारा सिस्मिक एक्टिविटी ही है। तो इसको पूरी तरह से पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि अर्थक्वेक और क्या है और कैसे होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थक्वेक क्या है? तो अर्थक्वेक जो है वो सिंपल लैंग्वेज में कुछ नहीं है, शेकिंग ऑफ अर्थ ही है और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो पृथ्वी का हिलना ही अर्थक्वेक है। अच्छा, ये ऐसे पृथ्वी हिलती क्यों है? तो हिलने का कारण है कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। अच्छा, एनर्जी कैसे बनती है वो हम आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक, तो उसमें पता चलेगा कि जो प्लेट्स हैं पृथ्वी के नीचे प्लेट्स चल रही हैं वो क्या एक दूसरे से टकराती हैं। एक दूसरे से टकराने के कारण क्या होती है? टूटती हैं कुछ प्लेट्स, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो वो वेव जनरेट करती हैं। जो वेव्स होती हैं वो वेव सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो जो जिस जगह पे मेन सबसे पहले एनर्जी रिलीज़ होती है ना, जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है उस जगह को बोलते हैं हम हाइपोसेंटर या फिर फोकस। ठीक है, इस फोकस से क्या होता है कि जो वेव है वो सारी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। द मेन पॉइंट
द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। इसको हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र। ये होता है डायरेक्टली अबव द फोकस। अच्छा, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से ये चट्टान नीचे की तरफ खिसक गई। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में जाएंगी, इधर भी 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 जाएंगी और इधर भी जाएंगी। लेकिन जो सबसे कम डिस्टेंस होगी ना, वो होगी इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर आप नॉर्मली एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तो जो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये हमेशा कम होगी इस डिस्टेंस से। तो ये हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, वो हमेशा कम होती है। तो इस जगह पे भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचेंगी, यानी जो इसके परपेंडिकुलर होगी वो हमेशा डिस्टेंस कम होगी। इस वजह से भूकंप की तरंगें सबसे पहले यहाँ पहुँचेंगी, अबव द फोकस। इस वजह से जो एपिसेंटर होता है वो हमेशा सबसे पहले भूकंप की तरंग प्राप्त करेगा, और वो कहाँ होगा, फोकस के एकदम ऊपर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। तो अर्थक्वेक की जो वेव है वो होती हैं बेसिकली दो टाइप की वेव है अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक की जो वेव है वो दो तरह की होती हैं। पहली है बॉडी वेव्स। अच्छा, बॉडी वेव्स इनको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि क्या होता है कि जब फोकस मान लीजिए ये है अर्थक्वेक का, तो यहाँ से क्या होगा कि सब अगर एनर्जी रिलीज होगी तो वेव्स जनरेट होगी। अब ये वेव्स हर पार्ट से होते हुए सरफेस तक पहुँचने की कोशिश करेंगी। पृथ्वी की बॉडी का यूज़ करते हुए ये सरफेस तक पहुँचने की कोशिश करेंगी, इसलिए इन्हें बॉडी वेव्स कहा गया, क्योंकि ये ट्रैवल करने के लिए जो अर्थ की बॉडी है उसका यूज़ करती है। अच्छा, जब ये बॉडी वेव्स जो हैं वो सरफेस पर पहुँच जाती हैं सरफेस पर, तो इनका नाम चेंज होके हो जाता है सरफेस वेव। वही हमारा दूसरा पार्ट है सरफेस वेव, या फिर इनको लव वेव भी बोलते हैं, क्योंकि एक लव नाम का वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी, इस वजह से इसको लव नाम दिया गया, लव वेव। ये जो है ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव होती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो यही पहुंचाती है, क्योंकि ये धरातल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो बिल्डिंग्स बनी हुई होती है वो ढह जाती है खड़े खड़े। तो जितना भी नुकसान होता है ना, वो सारा इनके वजह से होता है। अब जो बॉडी वेव्स हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली होती है प्राइमरी वेव और दूसरी है सेकेंडरी वेव। इनको पी वेव बोलते हैं और इसको एस वेव बोलते हैं और इसको एल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो पी वेव्स हैं वो क्या होता है, नाम से जैसे आपको पता चल रहा होगा, प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंगें जो सबसे पहले पहुंचेंगी। मतलब अगर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होने से क्या होगा, वेव्स बनेगी, और जो वेव्स में सबसे पहले पहुंचती है ना, ये होती है प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव की एक खासियत ये है कि इसको चलने के लिए जो मीडियम है वो कोई भी चलता है, यानी गैसियस मीडियम में भी चल जाएगी, ये लिक्विड मीडियम में भी चल जाएगी, और साथ के साथ ये सॉलिड मीडियम में भी चल जाएगी। मतलब ये तीनों मीडियम में चल सकती है, लाइक साउंड वेव। जो साउंड वेव की तरह ये ट्रेवल करती है, जो प्राइमरी वेव होती है। और जो सेकेंडरी वेव होती है वो आपको नाम से लग रहा होगा कि सेकेंडरी मतलब सेकंड नंबर पे पहुंचती है। यानी अगर ये फोकस है और ये प्राइमरी वेव है, तो प्राइमरी वेव के पहुंचने के थोड़ी देर बाद हमें सेकेंडरी वेव मिलती है। और सेकेंडरी वेव की खासियत ये है कि सेकेंडरी वेव जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। लिक्विड और गैसियस मीडियम में ट्रैवल करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही ट्रैवल करती है। ठीक है, पर ये जो वेव्स हैं इससे हमें क्या पता चलता है कि अर्थ के अंदर क्या होगा, उसको समझने के लिए एक डायग्राम मैं आपके लिए और लेके आया हूँ। तो आपको ये दिख रही होंगी कि इसमें जो ब्लैक कलर से बनी हुई है वो पी वेव्स हैं, और जो एस कलर से, जो लाल कलर से बनी हुई है वो एस वेव्स हैं। मान लीजिए ये उसका एपिसेंटर था, यहाँ से भूकंप की तरंगें चलना स्टार्ट हुई। अब जब भूकंप की तरंगें चली तो आपको ये ब्लैक कलर की जो वेव दिख रही होगी, ब्लैक कलर की, ये जो पी वेव है ये पहुँच गई। पी वेव्स जब है ना ट्रैवल करती करती मान लीजिए आउटर कोर तक आएगी ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हुआ, ये वेव थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो गई अपने वे से। ठीक है, थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो गई, टेढ़ी हो गई, और फिर से उसका मीडियम चेंज हुआ, जब सॉलिड हुआ तो फिर से ये थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो गई। अच्छा, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये होती ही है। ठीक है,
लेकिन जो एस वेव्स है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में चलती है, लिक्विड मीडियम में नहीं चलती। तो जैसे ही आउटर कोर आएगा ना, आउटर कोर से ये वेव ट्रैवल कर ही नहीं पाएगी। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड मीडियम में है, इस वजह से जो एस वेव है वो उसमें एंटर नहीं करती, और पी वेव्स जो हैं वो उसमें एंटर कर जाती हैं, क्योंकि है ना। और इस बात का एक सबूत ये भी पता चलता है कि जब ये पी वेव्स है ना ट्रैवल करते करते इस स्थान पे पहुंचती है, और इस स्थान की जो रेट होती है ना वो डिफरेंट होती है। मतलब यहाँ पर तो ये बहुत जल्दी पहुँच जाती हैं, और यहाँ पर ये थोड़ा सा लेट पहुँचती है। तो हमें पता चलता है कि बीच में कोई ना कोई मीडियम चेंज हुआ होगा, इसी वजह से ये लेट हुई है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि कैसे हमें पता चलता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या है, और उसके बारे में हमने जाना कि क्या था, कैसे था, और हमने ये भी जाना कि हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ कि ये जहाँ पर कोई भी भूकंप की तरंगें नहीं पहुँचती ना, उसको हम बोलते हैं शैडो जोन। जहाँ पे भूकंप की कोई भी तरंग नहीं पहुँचती उसको बोला जाता है शैडो जोन। तो जो पी वेव्स का शैडो जोन है और जो एस वेव का शैडो जोन है, अगर उसमें हम कंपैरिजन करें तो पी वेव्स का जो शैडो जोन है वो हमेशा बड़ा होगा एस वेव से। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो एस वेव्स हैं वो तो सिर्फ यहाँ और यहाँ तक ही पहुँचेंगी। तो एस वेव का जो शैडो जोन है वो 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच में पूरा होगा। लेकिन जो हमारी पी वेव्स हैं वो क्या है, यहाँ नहीं पहुँच रही और सिर्फ यहाँ नहीं पहुँच रही, बाकी बीच में फिर से पी वेव्स आ रही हैं। तो इसकी वजह से इसका शैडो जोन सिर्फ इतना ही है, जो कि एस वेव से बहुत कम है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है पूरी अच्छी तरह से आपको समझाने की। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे देखेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कि पृथ्वी में प्लेट्स कैसे काम कर रही है, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने और समुद्र कैसे बने। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।